एडुटैप वेलकम्स यू ऑल। आप सबका स्वागत है एडुटैप के इस सीटीईटी के कोर्स में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रूट्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी। सेगमेंट फ्रूड एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं और उनकी एक बहुत फेमस थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे पहले कि हम इस साइकोसेक्सुअल थ्योरी को पढ़ना शुरू करें, ये बताना बहुत जरूरी है कि पेपर 1 और पेपर 2 में इस थ्योरी में से कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है। हाँ जी, इस थ्योरी में से पेपर 2 और इवन पेपर 1 में से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो क्या इसका मतलब है कि आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस थ्योरी को छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये थ्योरी किसी भी साल पूछी जा सकती है। तो आने वाले एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है कि इस थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाए। ऐसा ही एक और थ्योरी के साथ हुआ था जिससे 4-5 साल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बाद उस थ्योरी में से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो अगर आपके पास टाइम है और आप सीटीटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये थ्योरी जरूर पढ़नी चाहिए। ये है सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड को साइको एनालिटिक थ्योरीज का फादर कहा जाता है। साइको एनालिटिक थ्योरीज होती क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिस थ्योरी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो अगर पूछा जाए कि किस टाइप की थ्योरी है तो उसका आंसर होगा साइको एनालिटिक थ्योरीज। मतलब कि साइको एनालिटिक थ्योरीज एक टाइप ऑफ थ्योरीज है। इस टाइप के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं और उनमें से एक थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि साइको एनालिटिक थ्योरीज का बेसिस क्या है। साइको एनालिटिक थ्योरीज कहती हैं कि आपके बचपन में जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स का आपकी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, और जब आप एडल्ट होते हैं तो आपका बिहेवियर उन इवेंट से इंपैक्ट होता है। मतलब कि सपोज कीजिए, अगर बचपन में आपको आपके माँ बाप बहुत ज्यादा मारते हैं, आपको हर चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका इंपैक्ट आपकी डेवलपमेंट पे पड़ेगा। हो सकता है कि जब आप बड़े हो जाएं तो आप भी एग्रेसिव हो जाएं, आप में भी कुछ रॉन्ग हैबिट्स आ जाएं, जैसे कि आप जुआ खेलने लगे, आप शराब पीने लगे, या आप सिगरेट स्मोक करने लगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बचपन में जो इवेंट्स हुए वो अच्छे नहीं थे, आपके माँ बाप आपको मारते थे, इसीलिए आप बड़े होके अग्रेसिव या गलत चीजें करने लगते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर बचपन में आपको अच्छा प्यार मिले, आपके माँ बाप केयरिंग हो और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करें अच्छी चीजें करने के लिए, तो हो सकता है कि बड़े होकर आप केयरिंग और लविंग बन जाएं, आप मॉरली करेक्ट हों, आप सिर्फ जो चीजें सही हैं वो ही करें, कोई भी गलत चीज ना करें। तो आप देख सकते हैं कि साइको एनालिटिक थ्योरीज का बेसिस है कि आपके बचपन में जो इवेंट्स होते हैं वो आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं, और इसीलिए जब आप बड़े होते हैं तो आपका जो बिहेवियर होता है वो आपके बचपन में जो इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है या उनसे इंपैक्टेड होता है। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि बचपन में जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स आपके एडल्ट बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक आपका माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड और दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका जो माइंड है उसमें कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% ही इन्वॉल्व है, जबकि बाकी का 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है क्या? कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और करंट थॉट्स पे फोकस करता है, मतलब कि आपके प्रेजेंट में फोकस करता है, जो भी थॉट्स आपको अभी आ रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो कि एक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं पे आपके दिमाग में कुछ चीजें बस चुकी हैं और वो आपके बिहेवियर को इंपैक्ट करती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का यह कहना है कि कॉन्शियस माइंड में जो भी करंट थॉट्स आते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं उनसे इंपैक्ट होता है।
मतलब कि आप कॉन्शियस माइंड में जो भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके चीजें बसी हुई हैं उनसे इंपैक्ट हो रहा है। हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए एक लड़की जब छोटी थी तो उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा मारते थे, बहुत ज्यादा पीटते थे, और लड़की को वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब पापा उसकी मम्मी को मारते थे तो मम्मी बहुत रोती थी, मम्मी के चोट भी लगती थी। जब वो लड़की बड़ी हुई और जब वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने लगी, तो जब भी वो कोई अच्छा लड़का ढूंढती थी तब भी वो लड़के को शादी के लिए हां करने से कतराती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ये सबकॉन्शियस माइंड में बसा हुआ था कि लड़के इतने बुरे भी हो सकते हैं जैसे कि उसके पापा थे, क्योंकि उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा मारते थे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि लड़की के कॉन्शियस माइंड में एक थॉट आ रहा है कि ये लड़का मेरे लिए अच्छा है, लेकिन वो फिर भी उसको हां करने से कतरा रही है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बचपन की पुरानी तस्वीर बस चुकी है जिसमें उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा मार रहे हैं। तो यही साइको एनालिटिक थ्योरीज का भी बेसिस है कि आपके बचपन के इवेंट आपके एडल्ट बिहेवियर को इसलिए इंपैक्ट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचपन के इवेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बस चुके हैं और आपके कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको इंपैक्ट कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक बच्चा है जिसको बचपन में खाने के लिए ज्यादा कुछ मिला नहीं है, वो बहुत ज्यादा भूख से तड़पा है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो सपोज कीजिए उसको कोई गोद ले लेता है और उसको नॉर्मल खाना मिलने लगता है। तब जब भी उसको खाने के लिए कुछ दिया जाएगा, हालांकि उसको ज्यादा भूख ना लगी हो, तब भी वो उस खाने को बहुत स्पीड से या बहुत तेजी से खाएगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक तस्वीर बस चुकी है कि जब वो बचपन में भूखा होता था उसे खाना नहीं मिलता था, इसलिए उसके दिमाग में खाने को लेकर एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, एक अलग ही विचार है कि खाना खाना या खाना मिलना कितना जरूरी है। इसीलिए वो खाने को बहुत तेजी से खाएगा, चाहे उसको ज्यादा भूख ना लगी हो। अभी तक हमने पढ़ा है कि साइको एनालिटिक थ्योरीज होती क्या है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स आते हैं उनको इंपैक्ट करता है। अब हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और पढ़ेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक साइकी क्या होती है। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक साइकी 3 चीजों से कंसिस्ट करती है। पहली है आईडी। आईडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है। दूसरी है सुपर ईगो। सुपर ईगो आपके कॉन्शियस माइंड में काम करती है। और तीसरी है ईगो। ईगो आपके बोथ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में काम करती है। तो याद रखिएगा, आईडी सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर ईगो कॉन्शियस माइंड में और ईगो बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में। अब आईडी होती क्या है? आईडी आपके इंस्टिंक्ट्स को कहा जाता है। जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है और आप उस चीज को पाना चाहते हैं तो आईडी कहती है कि इस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर लो, चाहे वो चीज गलत हो उसे कर लो। ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है? सुपर ईगो कहती है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है और आप सोच रहे हैं कि उस चीज को गलत तरीके से अपना लें तो वो ठीक नहीं है। मतलब सुपर ईगो आपको गलत काम करने से रोकती है, जबकि आईडी कहती है कि कोई भी चीज अगर गलत तरीके से भी हासिल होती हो तो उसे कर लो। मतलब आईडी आपको गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि सुपर ईगो आपको गलत काम करने के लिए रोकती है। अब बारी आती है ईगो की। ईगो एक तरह से रेफरी एक्ट करती है सुपर ईगो और आईडी के बीच में। मतलब ईगो एक बैलेंसिंग एक्ट प्रोवाइड करती है। आईडी तो कहती है जी गलत काम कर लो, सुपर ईगो कहती है कि गलत काम नहीं करना है, लेकिन ईगो एक तरह से बीच का रास्ता दिखाती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप किसी दिन एक ऑफिस में जाते हैं और आप देखते हैं कि आज आपका बॉस नहीं आया है। तो आपकी आईडी आपको कहेगी कि अरे आज बॉस नहीं आया है, मैं भी घर जाता हूं और घर जाके आराम करता हूं, काम करने का तो कोई फायदा नहीं है।
तो ये आईडी है जो आपको गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि आपका बॉस नहीं आया है इसलिए आप भी घर चले जाओ और कुछ काम ना करो। लेकिन सुपर ईगो आपको कहेगी कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि आप आज की सैलरी लेने वाले हैं, इसलिए ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप ऑफिस में बैठकर पूरा दिन काम करें। तो सुपर ईगो आपको गलत काम करने से रोकेगी कि नहीं, अगर बॉस नहीं भी आया है तब भी मुझे आज ऑफिस में बैठकर काम करना चाहिए। ईगो कुछ बीच का रास्ता निकालेगी। आपकी ईगो आपको बोलेगी कि ठीक है, बॉस नहीं आया है तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि 8 घंटे की बजाय 6 घंटे काम कर लेता हूं और फिर बॉस को ईमेल डाल के चला जाऊंगा कि घर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। तो ईगो आपको कुछ बीच का रास्ता दिखाएगी कि ना तो आप काम को पूरी तरह छोड़िए, ना ही आप काम को पूरी तरह करिए। यानी कि ना तो बिल्कुल गलत रास्ता, ना ही बिल्कुल सही रास्ता, वो एक बीच का रास्ता दिखाएगी कि ठीक है, 8 घंटे की जगह 6 घंटे काम कर लो और 2 घंटे गोल मार लो। तो यही आईडी, सुपर ईगो और ईगो का फंक्शन है। मैं आशा करता हूं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो जस्ट आप इसको थोड़ा रिवाइंड कीजिए और दोबारा से सुनिए, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए एक आदमी बहुत भूखा है, उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब उस आदमी की आईडी उसे कहेगी कि क्योंकि तू भूखा है, तुझे भूख मिटाने के लिए जो भी रास्ता दिख रहा है उसे अपना लो, चाहे वो रास्ता गलत हो। इसलिए आईडी उसे कहेगी कि भूख मिटाने के लिए फूड को चोरी करना भी ठीक है। तो आईडी उसे गलत काम करने के लिए बोलेगी। सुपर ईगो बिल्कुल ऑपोजिट करती है। सुपर ईगो बोलेगी कि नहीं, चाहे जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन चोरी करके खाना खाना गलत है, क्योंकि चोरी करना ही गलत चीज है। ईगो एक बीच का रास्ता दिखाएगी। ईगो बोलेगी कि ठीक है, चोरी करना तो गलत है, लेकिन भूख भी बहुत लगी है, इसलिए अभी चोरी करके खा लो, लेकिन बाद में इस चीज के पैसे दुकानदार को खुद आकर दे देना। तो ईगो बेसिकली आईडी और सुपर ईगो के बीच का रास्ता दिखाती है, और आईडी और सुपर ईगो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अब हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या है। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी एक साइको एनालिटिक थ्योरी का ही टाइप है। मतलब कि साइको एनालिटिक के अंडर बहुत सारी थ्योरीज हैं और उनमें से एक थ्योरी साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। अब हमने साइको एनालिटिक थ्योरीज में पढ़ा है कि साइको एनालिटिक थ्योरीज का बेसिस ये है कि आपके बचपन में जो इवेंट्स होते हैं वो आपके एडल्ट बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। क्योंकि साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी एक साइको एनालिटिक टाइप ऑफ थ्योरी है, इसलिए साइकोसेक्सुअल थ्योरी का भी यही बेसिस है कि आपके बचपन में कुछ इवेंट्स होते हैं जो आपकी डेवलपमेंट यानी कि आपके एडल्ट बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी के मुताबिक लाइफ को 5 डेवलपमेंट स्टेजेस में बांटा गया है। वो 5 डेवलपमेंट स्टेजेस है: ऑरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनिटल। हम इन स्टेजेस के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस थ्योरी के कुछ और बेसिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी के मुताबिक एवरी पर्सन हैज सेक्सुअल डिजायर्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। कि हर व्यक्ति की लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में कुछ सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं और हर स्टेज में वो सेक्सुअल डिजायर बॉडी के अलग अलग पार्ट में कंसंट्रेटेड होती है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स ऑरल होती हैं, यानी कि उसके मुंह में कंसंट्रेटेड होती हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स एनल में कंसंट्रेटेड होती हैं। तो ऐसे ही सारी स्टेजेस में जो भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कंसंट्रेटेड होती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर स्टेज में सेक्सुअल डिजायर बॉडी के अलग अलग पार्ट में कंसंट्रेटेड होती है। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेज में सेक्सुअल डिजायर कौन से बॉडी पार्ट में कंसंट्रेटेड होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति को अपनी किसी भी स्टेज में सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए उस स्टेज में कुछ सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, जिसे लिबिडो भी कहते हैं। अब सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करने से क्या मतलब है?
अगर आप सिंपल तरीके से इसको समझें कि किसी भी स्टेज में अपनी सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कुछ सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, मतलब उस स्टेज में कुछ टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपनी सोच को उस स्टेज में होने वाली एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं अपनी सोच और टाइम उस स्टेज पे स्पेंड करूंगा, मतलब मैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी उस स्टेज में स्पेंड कर रहा हूं। अब अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेज में जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड कर देता है, तो उस चीज का इंपैक्ट उसके एडल्ट बिहेवियर पे पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस स्टेज पे ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड कर दी है। इसलिए जब वो बड़ा होगा, उस स्टेज के इवेंट्स का इंपैक्ट उसके एडल्ट बिहेवियर पर पड़ेगा। इस चीज को हम फिक्सेशन भी कहते हैं। मतलब आप जब भी किसी स्टेज में जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करते हैं, तो उस चीज को हम फिक्सेशन कहते हैं। और इस फिक्सेशन का इंपैक्ट ये होता है कि आपके बचपन में जो इवेंट्स होते हैं उस स्टेज में, वो आपकी एडल्ट बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आदमी में फिक्सेशन क्यों होता है, मतलब कि वो किसी स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा क्यों स्पेंड करता है। इसके दो सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो है कि आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हुई हैं। अगर आपकी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, उस चीज में ज्यादा टाइम इन्वॉल्व करेंगे, तो आपकी ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी उस चीज पे स्पेंड होगी। तो अगर आपको कोई चीज करने के लिए रोका जाता है जिसके कारण आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को करने के लिए ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करेंगे, जिसका रिजल्ट होगा कि फिक्सेशन हो जाएगी। दूसरा सिनारियो यह है कि आपकी नीड्स ओवर फुलफिल्ड हो गई हैं, कि आपकी डिजायर्स इतनी फुलफिल हो गई हैं कि आपको वही अच्छा लगने लगा है, आपको कुछ और भी अच्छा नहीं लगने लगा है। आप सारा दिन वही चीज करते रहते हैं क्योंकि आपको कोई बिल्कुल भी रोकता टोकता नहीं है, या फिर आपको उस चीज की इतनी आदत पड़ गई है कि आप उस चीज के बिना रह ही नहीं सकते। तो इस चीज के कारण भी क्या होता है कि आपको जब किसी चीज की आदत पड़ जाती है, आप उस चीज में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं या उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, मतलब कि आप ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करने लगते हैं, जिसके कारण आपकी फिक्सेशन हो जाती है। तो फिक्सेशन दो सिनेरियोज में हो सकती है, या तो आपकी किसी चीज की नीड्स बिल्कुल ही फुलफिल ना हो, या बहुत ज्यादा फुलफिल हो जाए कि आपको उस चीज की आदत ही पड़ जाए। तो हमने साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बेसिक्स को अच्छी तरह कवर कर लिया है। अब हम एक एक करके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेज 1, जिसको कि ऑरल स्टेज भी कहा जाता है। ये स्टेज 0 से 1 ईयर्स के बच्चों के बीच में पाई जाती है। ऑरल स्टेज में सेक्सुअल डिजायर्स आपके मुंह में कंसंट्रेटेड होती हैं, इसीलिए आप इन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए मुंह से होने वाली एक्टिविटीज जैसे कि निप्पल को चूसना पसंद करते हैं या अपने अंगूठे को चूसना पसंद करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अगर आपको इन चीजों को करने से रोका जाए तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप इन चीजों को बार बार करने की कोशिश करेंगे, मतलब इन चीजों को करने के लिए ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करेंगे। तो इसके कारण आपकी फिक्सेशन हो जाएगी। दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर आपको बिल्कुल भी रोका ना जाए तो आप ओवर इंडल्ज हो जाएंगे, मतलब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप सारा दिन अपना अंगूठा या निप्पल ही चूसते रहेंगे। तो आप इस सिनेरियो में भी बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी इस स्टेज में स्पेंड कर देंगे, तो इसके कारण भी आपकी फिक्सेशन हो जाएगी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर आपको बिल्कुल ही रोका जाए, आपकी नीड्स ना फुलफिल हो तो आपकी फिक्सेशन हो जाएगी, या फिर आपकी नीड्स ओवर फुलफिल हो जाए क्योंकि आपको किसी ने रोका ही नहीं और आपको इस चीज की आदत सी पड़ जाए, तब भी आपकी फिक्सेशन हो जाएगी। और इस स्टेज में अगर आपकी फिक्सेशन होती है, मतलब अगर आप इस स्टेज में जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करते हैं, तो जब आप एडल्ट बनेंगे तो उसका असर यह होगा कि आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बचपन में जो आपके इवेंट्स हुए, अगर आपकी फिक्सेशन हुई तो उसका कैसे आपके एडल्ट बिहेवियर पे इंपैक्ट पड़ता है, आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करने लगते हैं।
इस स्टेज के बारे में जो एक पॉइंट और जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि इस स्टेज में ईगो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि आईडी कब डेवलप होती है। आईडी आपकी बचपन से ही होती है। जब भी आप पैदा होते हैं आप आईडी के साथ ही पैदा होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी करते हैं। उनको गलत या सही की पहचान नहीं होती। उनको तो ये होता है कि जो भी चीज उनको चाहिए वो मिल जाए, चाहे उसको लेने के तरीके गलत ही क्यों ना हो। लेकिन जब बच्चा 1 साल तक पहुंचता है तब तक उसकी ईगो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चा 1 साल का होता है हम सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा समझदार हो गया है, उसको सही गलत की थोड़ी पहचान हो गई है। अगर वो किसी चीज को जिद करता है और आप उसको ये समझाते हैं कि ये चीज उसके लिए अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा समझ जाता है और उन चीजों को दोबारा से रिपीट नहीं करता। तो इससे ये पता लगता है कि उसकी ईगो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 2, जिसको कि एनल स्टेज भी कहा जाता है। ये स्टेज 1 से 3 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है। इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी एनल में कंसंट्रेटेड होती है। इसीलिए बच्चे अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए पॉटी करके ही खुशी पाते हैं। अगर आप बच्चों की स्ट्रिक्ट पॉटी ट्रेनिंग देंगे, मतलब आप उन्हें बार बार टोकेंगे कि पॉटी कैसे करनी है, कहां करनी है, किस टाइम पे करनी है, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट होने के कारण वो इस स्टेज में ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करेंगे, जिसके कारण फिक्सेशन हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप बच्चे को बहुत लीनियंट पॉटी ट्रेनिंग देंगे, मतलब आप बच्चे को बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे कि पॉटी कहां करनी है, और बच्चा कहीं भी पॉटी कर रहा है, सड़क पे जाके कर रहा है या नाली में कर रहा है, तो बच्चे को इस चीज की आदत सी पड़ जाएगी और उसे पॉटी करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और कहीं भी पॉटी करने लगेगा। इसके कारण वो एक तरह से ओवर सेटिस्फाइड हो जाएगा और इसी कारण इस स्टेज में वो ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड कर देगा, जिसके कारण दोबारा से फिक्सेशन हो जाएगी। तो देखिए दोनों सिनारियोज, जहां उसको बहुत ज्यादा रोका जाए या बहुत ज्यादा लीनियंट छोड़ दिया जाए, उसकी फिक्सेशन हो जाएगी। इस फिक्सेशन का बच्चे की डेवलपमेंट पे कुछ असर होगा। चलिए देखते हैं क्या असर होगा। अगर बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट होगी तो उसके कारण जो फिक्सेशन होगी उसका असर ये होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा वो मेस को बहुत ज्यादा हेट करेगा। वो थोड़ी बहुत गंदगी देख के ही इरिटेट हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब जरूरत से ज्यादा उसको सफाई पसंद होगी, और वो अपने कैश के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पोजेशन में रहेगा। उसको बिल्कुल भी किसी को नहीं देगा, कैश को बहुत ज्यादा संभाल के रखेगा। ऑन द अदर हैंड अगर उसकी लीनियंट पॉटी ट्रेनिंग के कारण फिक्सेशन होती है तो वो इतना गंदा बन जाएगा कि उसको गंदगी पसंद आने लग जाएगी। मतलब आप उसके कमरे में जाएंगे तो बिल्कुल ही मैस मची होगी, कहीं पे कपड़े गिरे होंगे, कहीं पे खाना गिरा होगा। वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, उसको बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज रहने में मजा नहीं आएगा। वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा और वो अपनी चीजें दूसरों को देना बहुत पसंद करेगा, अपना कैश हो या अपने कपड़े हो या अपने जूते हो। तो इस तरह से दोनों ही सिनारियोज में बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उसके चाइल्डहुड इवेंट से इंपैक्ट होगी। इस स्टेज में बच्चे की ईगो फुली डेवलप हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि स्टेज 1 में बच्चे की ईगो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, लेकिन स्टेज 2 में उसकी ईगो पूरी तरह डेवलप हो जाती है। जैसे कि ये बच्चे को पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि जो उसकी विश है या जो उसकी चाहत है जगह जगह पॉटी करने की, वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। इसलिए वो अपनी चाहत या अपनी विश को रोकता है। उसको समझ आ जाती है कि वो कुछ ही जगह पे पॉटी कर सकता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि बच्चे को सही और गलत की पहचान हो चुकी है और उसके अंदर ईगो पूरी तरह डेवलप हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 3, जिसको कि फैलिक स्टेज भी कहा जाता है। ये 3 से 6 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है। इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स यानी कि जेनिटल्स पे कंसंट्रेटेड होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि 3 से 6 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी सेक्सुअल एनर्जी इन प्राइवेट पार्ट्स पे कंसंट्रेटेड है और इसीलिए वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इनको बार बार
टच करते हैं। इस स्टेज का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस स्टेज में लड़के अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और उनको ये डर लगता है कि कहीं उनके पापा उनकी मम्मी को उनसे छीन ना लें। इस चीज को हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसी तरह लड़कियां भी अपने पापा से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हैं और उनको भी यही डर लगता है कि उनकी मम्मी उनके पापा को उनसे छीन ना ले, और इस चीज को हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब क्योंकि लड़के अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और अपनी मम्मी के और नजदीक जाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने डैड के जो भी बिहेवियर्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, या फिर उनके डैड की जो भी वैल्यूज हैं उनको अडॉप्ट करने लगते हैं, उनको इमिटेट करने लगते हैं, उनको कॉपी करने लगते हैं। इस चीज को हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। इसी तरह से लड़कियों में भी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्योंकि लड़कियां अपने पापा से अटैच होती हैं, अपने पापा के और नजदीक जाना चाहती हैं। वो अपनी मम्मी के बिहेवियर, एटीट्यूड और वैल्यूज को अडॉप्ट या कॉपी करने लगती हैं। और जैसे कि लड़कों में आइडेंटिफिकेशन होती है, इसी तरह लड़कियों में भी आइडेंटिफिकेशन होती है। इस स्टेज में जैसा कि हमने पढ़ा है कि लड़के अपने पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और लड़कियां अपनी मम्मी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। तो अगर उनको अपने पापा या अपने मम्मी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करने में रोका जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और उस फ्रस्ट्रेशन का कारण होगा कि वो इस स्टेज में ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करेंगे, जिसके कारण फिक्सेशन हो जाएगी। इस फिक्सेशन का असर ये होगा कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो अपने पर्टिकुलर जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे और अपने जेंडर का जो रोल है उसे अच्छी तरह नहीं निभा पाएंगे। मतलब कि लड़कों में एक मेल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह नहीं डेवलप होंगे और लड़कियों में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह नहीं डेवलप होंगे। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना है कि इस स्टेज यानी कि स्टेज 3 में सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। मतलब बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि क्या चीज मॉरली राइट है और क्या चीज मॉरली रॉन्ग है। स्टेज 4 है लेटेंट स्टेज। देखिए यहाँ पे स्टेज 4 आप देख सकते हैं, लेटेंट स्टेज है और ये 6 से 12 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है। इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी एक्टिव नहीं होती है, वो डोर्मेंट होती है, जैसे कि एक वॉल्केनो डोर्मेंट होती है। इस स्टेज में क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी डोमिनेंट होती है, बच्चे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं स्कूल के काम पे, अपनी हॉबीज पे, दोस्त बनाने पे, या फिर नई नई चीजें सीखने में। अगर आप बच्चों को ये सब चीजें करने से रोकेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे कि वो इन चीजों में ओवर इंडल्ज हो जाएं, तो वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी जरूरत से ज्यादा स्पेंड कर देंगे, जिसके कारण फिक्सेशन हो जाएगी। इस फिक्सेशन का यह असर होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा और उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर से डेवलप नहीं होंगी। जब भी वो किसी से मिलेंगे तब वो हिचकिचाएंगे और उन्हें ये नहीं पता होगा कि किसी से भी कैसे बात करनी है। अब हम पढ़ेंगे स्टेज 5 के बारे में, जिसे कि जेनिटल स्टेज भी कहा जाता है। ये स्टेज 13 प्लस उम्र के बच्चों के बीच में पाई जाती है। इस स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी ऑपोजिट सेक्स के जेनिटल्स पे कंसंट्रेटेड होती है। अब ये फर्क जानना बहुत जरूरी है कि फैलिक स्टेज में जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो खुद के प्राइवेट पार्ट्स में कंसंट्रेटेड होती है, लेकिन जेनिटल स्टेज में जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो ऑपोजिट सेक्स के प्राइवेट पार्ट्स में कंसंट्रेटेड होती है। अर्लियर स्टेजेस में हमने पढ़ा है कि जो भी हमारी डिजायर्स हैं वो सेल्फ नीड्स होती हैं, लेकिन इस स्टेज में हमारी डिजायर्स दूसरों पे कंसंट्रेटेड होती हैं और इसी कारण हम दूसरों की तरफ ज्यादा केयरिंग और लविंग हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना बहुत जरूरी है कि इस स्टेज में बाकी स्टेजों की तरह कुछ भी फिक्सेशन नहीं होती है, बल्कि इस स्टेज में जो आपका बिहेवियर है वो पुरानी स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अगर पुरानी स्टेजेस में आपकी कोई भी फिक्सेशन नहीं हुई है तो इस स्टेज में आप एक सेक्सुअली मैच्योर और मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेंगे और सोसाइटी आपको एक नॉर्मल इंडिविजुअल मानेगी। लेकिन अगर आपकी अर्लियर स्टेजेस में कुछ ना कुछ फिक्सेशन हुई है तो उसके कारण इस स्टेज में आपका बिहेवियर इंपैक्ट करेगा।
जैसे कि अगर आपकी ऑरल स्टेज में फिक्सेशन हुई है तो आप इस स्टेज में आके ड्रिंकिंग या स्मोकिंग शुरू कर देंगे। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो इस थ्योरी से रिलेटेड है। कोई भी थ्योरी क्रिटिसिज्म से नहीं बच पाई है। इस थ्योरी के मेजरली 3 क्रिटिसिज्म्स हैं। पहला क्रिटिसिज्म है कि फ्रूड ने एनवायरनमेंट के रोल को डेवलपमेंट में निग्लेक्ट किया है। फ्रूड ने सिर्फ एक माइंड के रोल को डिस्कस किया है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डेवलपमेंट को इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन फ्रूड ने एनवायरनमेंट के रोल को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है। दूसरा यह है कि फ्रूड ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो एक बहुत ही मेथोडोलॉजिकल रिसर्च से नहीं किया है। उसने ये रिसर्च अपने पेशेंट्स पे ही की है और इनको कहीं और जाके वेरीफाई भी नहीं किया है। तीसरा पॉइंट यह है कि फ्रूड ने एक जरूरत से ज्यादा एम्फेसिस दिया है सेक्स का पर्सनालिटी पे। इतना रियल लाइफ में होता नहीं है, लेकिन फ्रूड ने इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे दिया है। तो ये तीनों ही मेन क्रिटिसिज्म है फ्रूड के थ्योरी के। इनको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में आजकल जो पेपर आ रहे हैं उनमें क्रिटिसिज्म पे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए, थैंक यू। इसी के साथ हम ये फ्रूड थ्योरी को खत्म करते हैं। आप इसके बाद फ्रूड थ्योरी पे नोट्स और क्वेश्चंस करने मत भूलिएगा।